नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रविवार का दिन था, लेकिन साधना के लिए वो दिन भी सप्ताह के बाकी दिनों की तरह व्यस्त था। सुबह सुबह रसोई में जल्दी जल्दी काम करते हुए वो सोच रही थी, आज नाश्ता निपटा कर कुछ देर मायके हो आऊंगी। मम्मी पापा से मिले हुए काफ़ी समय हो गया। तभी अमित की आवाज़ ने उनकी सोच को भंग कर दिया। अरे यार, मेरा तौलिया कहाँ है? कहीं भी रख देती हो? साधना ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। अमित, जहाँ आपके कपड़े रखे हैं वहीं तौलिया भी रखा है, एक बार ठीक से देख तो लीजिए। ओह ठीक है, जल्दी नाश्ता लगा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। अमित ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। साधना ने झटपट नाश्ता तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। उसी समय उनके ससुर बनवारी लाल जी अपने कमरे से बाहर आए। हमेशा की तरह उन्होंने साधना को आवाज़ दी। अरे साधना बेटी, मेरा चश्मा और अखबार तो देना। साधना फटाफट से बाहर अखबार उठाकर लाई, कमरे से चश्मा उठाया और दोनों चीज़ें अपने ससुर जी को पकड़ा दी। रसोई में वापस जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई, अगर चाय बनी हो तो एक कप दे देना बेटी। जी पिताजी, अभी लेकर आई, कहकर साधना तुरंत रसोई में आई। फिर सासू माँ की तेज आवाज़ कानों में पड़ी, बहू, पूजा घर में घी खत्म हो गया है, तुमने घी भी नहीं भरा, ये बात भी तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? कप में चाय छानते हुए साधना ने कहा, वो माँ जी, दिमाग से निकल गया था, अभी रख देती हूँ। कहते हुए वो घी उठाकर पूजा घर की ओर भागी। उधर डाइनिंग टेबल पर अमित जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था और फोन पर अपने सहकर्मी से बात कर रहा था। साधना ने पूजा घर में घी रखा और फिर तेजी से रसोई की ओर लौट आई। अभी बहुत से काम बाकी जो थे। अमित नाश्ता खत्म कर चुका था और बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। मैं निकल रहा हूँ साधना, शाम तक लौट आऊँगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना, साधना ने कहा। अमित एक हाथ में बैग थामे और दूसरे से फोन संभालते हुए घर से बाहर चला गया। डाइनिंग टेबल पर बनवारी लाल जी अखबार में आंखें गड़ाए बैठे थे। साधना ने उनके सामने चाय का प्याला रखते हुए कहा, लीजिए बाबूजी, आपकी चाय। ससुर जी ने नजरें अखबार से हटाए बिना कहा, बहू, आज के समाचार पत्र में देखा क्या लिखा है? सरकार फिर बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रही है। अब बताओ, पहले ही खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ गया है। उसी वक्त सासू माँ पूजा घर से बाहर आती हुई बोली, आपको अपने इस अखबार के सिवा कुछ दिखता भी है? नहीं ना, ऊपर से हर किसी को ये खबरें सुना सुनाकर बोर करते रहते हो। रसोई की ओर लौटती साधना के मुंह से अचानक हंसी फूट गई। बनवारी लाल जी ने अखबार से नज़र उठाकर सुषमा जी की तरफ देखा और कहा, अरे भाग्यवान, दुनिया में क्या चल रहा है ये समझना भी तो जरूरी है। सुषमा जी ने हाथ नचाते हुए कहा, हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी इन अखबारों से घर के काम तो नहीं निपटते। साधना चुपचाप उनकी हंसी ठिठोली को सुनते हुए टेबल पर प्लेट रखने लगी। तभी सुषमा जी ने आवाज़ लगाई, बहू, ये सब छोड़ बताओ, नाश्ते में क्या बनाया है? साधना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, पोहा बनाया है और सोच रही थी कि दोपहर में दाल चावल बना दूँ। सुषमा जी ने सिर हिलाया, ठीक है, बना लेना। साधना ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, माँ जी, वो मैं सोच रही थी कि काम निपटाकर अपने मायके चली जाऊँ। मम्मी पापा से मिले बहुत दिन हो गए हैं। इतना सुनते ही सुषमा जी की भौहें तन गई। अरे, फिर ये मायके? अभी उस दिन ही तो आई है तू अपनी माँ से मिलने, आज फिर से? साधना ने विनम्रता से मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, उस दिन को पूरे 2 महीने हो गए हैं माँ जी। इससे पहले कि सुषमा जी कुछ और कहती, बनवारी लाल जी ने अखबार मोड़ते हुए कहा, अरे बहू, बहू को जाने दो ना, आखिर माँ बाप से मिलने का उनका भी तो मन करता होगा ना। सुषमा जी ने पति की ओर घूर कर देखा और फिर बड़े
अनमने ढंग से बोली, ठीक है चली जाओ, मगर ज़्यादा देर मत लगाना, समय से घर लौट आना। साधना के चेहरे पर खुशी छलक आई। बच्चों की तरह चहकते हुए वो फटाफट से सारा काम करने लगी। सबके लिए नाश्ता बनाया और दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। तभी सुषमा जी के फ़ोन की घंटी बजी। उनकी बेटी का फ़ोन था। हाँ बेटी, कविता बता कैसी है तू? तो कविता ने उत्साहित स्वर में कहा, माँ हम आज घर आ रहे हैं, खाना भी वहीं खाएंगे। यह सुनते ही सुषमा जी की आंखों में चमक आ गई। बड़ी खुशी से वो बोली, अरे वाह, बहुत अच्छा विचार है, जल्दी से आ जाओ बेटी। सुषमा जी ने फोन रखते ही साधना को आवाज़ दी, बहू जल्दी से कविता के पसंद का खाना बनाना शुरू कर, आज वो आ रही है। सुनते ही साधना का चेहरा बुझ सा गया। एक पल में जैसे मायके जाने की सारी खुशी का चकनाचूर हो गया। ठीक है माँ जी, कहने के अलावा वो अपनी सासू माँ के सामने कुछ और बोल न पाई, परंतु मन ही मन बड़बड़ाने लगी, ये कविता दीदी का तो रोज रोज का काम हो गया है, 4-5 दिन निकलते नहीं हैं कि धमक पड़ती है यहाँ पर। खैर साधना के पास कोई और विकल्प तो न था, उसे तो अपनी सास के हुक्म का पालन करना ही था। उसने अपने मन को समझाया और खुद को काम में झोंक दिया। सुबह से लगातार काम कर रही थी और अब अपनी ननद की पसंद के हिसाब से तरह तरह के व्यंजन तैयार करने में जुट गई। दोपहर होने से पहले ही सारा खाना तैयार हो चुका था। तभी कविता अपने पति और डेढ़ डेढ़ साल की बेटी के साथ आ पहुंची। घर में रौनक बढ़ बढ़ गई। सुषमा जी अपनी बेटी के साथ बैठकर बातें करने लगी और बनवारी लाल जी दामाद के साथ राजनीतिक पर बात करने लगे। इधर साधना एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाई। कभी रसोई तो कभी मेहमानों की खातिरदारी में दौड़ती रही। जब सब लोग खाने की मेज पर आ गए तो साधना ने सभी के लिए थाली परोस दी, लेकिन जैसे ही कविता ने पहला निवाला लिया उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, भाभी ये क्या, आपने आज भी खाना फीका बना दिया? आपको पता है ना कि मुझे मसालेदार और चटपटा खाना पसंद है। इसके पहले कि साधना उठती सुषमा जी बोल पड़ी, कितनी बार कहा है कि इसके पसंद का खाना बनाया कर, तीखा बनाया कर तो स्वाद बढ़े, पर ये सुने तब ना। लेकिन तू फिक्र मत कर, कुछ ही दिनों में तेरे छोटे भाई रोहित की शादी होने वाली है और तेरी छोटी भाभी रागिनी ने तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, सुबह स्वादिष्ट खाना बनाएगी, अच्छे से खाना। कविता ने हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी, फिर तो जब भी यहाँ आऊँगी रागिनी के हाथ का बना खाना ही खाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। साधना यह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। उसे अब इन बातों की आदत हो गई थी, मगर बनवारी लाल जी यह सुनकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने थाली से कौर उठाते हुए कहा, अरे बेचारी सुबह से एक टांग पर खड़ी होकर सारा काम कर रही है और तुम लोग खाने में मीन निकाल रही हो। बताओ। सुबह सुषमा जी ने तुरंत पति की ओर देखा और तुनक कर बोली, आप तो बस बहू को सिर पर चढ़ाए रखते हैं, अगर खाने में कुछ कमी है तो बताने में क्या गलत है। साधना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप रसोई में लौट आई और बर्तन समेटने लगी। अब इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस अपने काम में लगी रहती थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। रसोई में बर्तन साफ करती साधना ने घड़ी की ओर देखा। अगर कविता न आती तो शायद इस वक्त मैं अपने मायके में होती, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर थोड़ा सुकून पा रही होती। साधना सोच ही रही थी, तभी सुषमा जी की आवाज़ आई, बहू एक काम कर, रात का खाना अभी बना ले, कविता को भी टिफ़िन में पैक करके दे देना। अब बेचारी वहाँ जाकर खाना बनाएगी क्या? साधना पल भर को ठिठक गई। दोपहर में इन्हीं लोगों ने उनके बनाए खाने में 100 कमियां निकाली थी और अब वही खाना पैक करके देने की बात कर रहे थे। लेकिन साधना ने बिना कोई जवाब दिए गैस जलाकर दाल चढ़ा दी और रोटियां सेकने लगी। दोपहर की सब्जी बची थी, सब पैक करके वो थोड़ी देर में ले आई। साधना को अपनी ननद का बार बार आना बिल्कुल पसंद नहीं था। सासू माँ बेटी के आते ही उसके चारों ओर घूमने लगती।
ससुर जी दामाद के साथ बैठकर घंटों बातें करते। इन सबके बीच अगर कोई बिना रुके काम करता था तो वह थी साधना। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसके इस बारे में कुछ भी कह दिया तो सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और घर में बेवजह कलेश होगा। घर की इकलौती बहू होने के कारण सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। उसके पति अमित की नौकरी ऐसी थी कि वह अक्सर शहर से बाहर रहता और देवर रोहित दिल्ली में नौकरी कर रहा था। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारियां साधना के ही कंधों पर थी। लेकिन मन में एक उम्मीद थी। उनके देवर रोहित की मंगनी हो चुकी थी और जल्द ही शादी होने वाली थी। साधना को लगता था कि जब उनकी देवरानी इस घर में आएगी तो शायद उसकी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएगी और उसे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। कुछ दिन बीत गए थे। आज साधना घर की साफ सफाई में जुटी हुई थी। सफाई का काम ज़्यादा था इसलिए उसने सब्जी काटने के लिए अपनी सासू माँ को दे दी। सुषमा जी अभी सब्जी काटने बैठी ही थी कि उनका मोबाइल बज उठा। उन्होंने जल्दी से हाथ पोंछे और फ़ोन उठाया। हाँ कविता बेटी, कैसी है तू? क्या तुम अकेली आ रही हो? दामाद जी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? दूसरी ओर से न जाने कि कविता ने क्या कहा कि सुषमा जी की भौहें तन गई। उनका स्वर थोड़ा तेज हो गया। अरे लेकिन उन उनसे लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? ऐसे बिना सोचे समझे घर छोड़कर कोई आता है क्या? सुषमा जी अब चिंतित हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत अमित को आवाज लगाई। अमित बेटा, कविता बस स्टैंड पर खड़ी है, तुम जाकर उन्हें ले आओ। अमित अपने कमरे से बाहर आया, चौंक कर बोला, लेकिन माँ वो तो अकेली आई है, जीजाजी क्यों नहीं आए? सुषमा जी ने फोन बंद करते हुए लंबी सांस ली और बोली, न जाने इस लड़की का क्या होगा, शायद झगड़ा करके आई है अपने पति से। तुम पहले उसे ले आओ, बाकी बातें बाद में देखेंगे। अमित गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। साधना को अंदाजा हो गया था कि अब घर में क्या क्या होने वाला है। कुछ देर बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। अमित कविता और उसकी बेटी को लेकर घर लौट आया। कविता के चेहरे पर नाराज़गी थी मगर आंखों में मायके आने की संतुष्टि भी थी। सुषमा जी बेटी को देखते ही अधीर हो उठी। आ गई तू, चल अंदर आ, कितनी परेशान लग रही है। बनवारी लाल जी ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी आखिर हुआ क्या? इस तरह अचानक क्यों चली आई? कविता झुंझलाकर बोली, क्या बताऊं पापा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। कब से कह रही थी कि कुछ दिन मायके जाना चाहती हूँ लेकिन हर बार वही बहाना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मत जाओ। अपनी माँ की तो उन्हें फिक्र है लेकिन मेरा क्या? इसी बात पर आज सुबह झगड़ा हो गया। गुस्से में मैंने भी अपनी बेटी को उठाया और आ गई। अब थोड़े दिन में खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। बनवारी लाल जी ने चिंता भरे स्वर में कहा, नहीं बेटी, ये सही तरीका नहीं है। अब तुम खुद एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। हर छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर चले आना तुम्हारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन कविता ने बेरुखी से कहा, पिताजी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने शादी की है, किसी की गुलामी नहीं ली। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। जब मन करेगा तब अपने मायके आऊँगी। वैसे तो ये लोग रहने नहीं देते लेकिन अब जब झगड़ा हो ही गया है तो कम से कम 1 महीना तो यहीं रहूँगी। बनवारी लाल जी कुछ कहना चाहते थे लेकिन सुषमा जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अरे छोड़िए भी, अगर बेटी आई है तो उसे आराम से रहने दीजिए। जब गुस्सा ठंडा होगा तो दामाद जी खुद आकर ले जाएंगे। वैसे भी बच्ची के बिना कहाँ दिल लगने वाला है उनका। फिर उन्होंने साधना की तरफ देखा और कहा, साधना बहू, कितना कविता का बैग अंदर रख दो और उनके लिए कुछ खाने को ले आओ, बेचारी परेशान होकर आई है। साधना ने सिर झुकाकर जी माँ जी कहा और बैग उठाकर अंदर ले गई। साधना चुपचाप किचन में गई, एक गिलास पानी भरा और ननद के सामने रख दिया। कविता ने अनमने ढंग से पानी का गिलास उठाया ही था कि सुषमा जी फिर बोल पड़ी, अरे बहू, सिर्फ पानी लाकर रख दिया, चाय नहीं बना सकती क्या? बेचारी इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। साधना ने बिना कोई जवाब दिए फिर से किचन की ओर रुख
लिया। उसने गैस जलाई और चाय बनाने रख दी, लेकिन फिर वही स्टूल पर बैठकर अपना सिर पकड़ कर बैठ गई। हे भगवान, क्या करूं मैं? इस लड़की से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। लड़ाई इनके घर होती है और परेशानी मुझ पर पड़ जाती है। जब देखो मुंह उठाकर मायके चली आती है। बाकी सबका तो नहीं मालूम, पर मेरे सिर पर तो आफत ही आ जाती है। किचन में बैठी साधना मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी। बाहर से फिर आवाज़ आई, बहू, अभी तक चाय नहीं आई। साधना तुरंत उठी, जल्दी जल्दी चाय बनाकर प्याली में छानी और चाय लेकर बाहर आई और कविता की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो कविता, चाय ले लो। कविता ने चाय की प्याली उठाई, लेकिन उनके चेहरे पर नाखुशी झलक रही थी। उसने कप को मेज पर रखते हुए तुरंत कर कहा, अच्छा, आज मैं अकेली आई हूँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। सिर्फ चाय लाकर पटक दी। चाय के साथ खाने को कुछ नहीं ला सकती थी? साधना के कदम एक पल को ठिठक गए। वह कुछ कहने ही वाली थी कि सुषमा जी की आवाज़ आ गई, अरे बहू, ये भी कोई बात हुई? चाय के साथ कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाई? साधना ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धीरे से कहा, अभी लाती हूँ माँ जी। वो तुरंत किचन में गई, ट्रे में बिस्किट और चिप्स रखे और चुपचाप ले आई। इसके बाद बिना कुछ कहे फिर से अपने बाकी के काम में लग गई। कविता ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी माँ की ओर देखा और तंज भरे लहजे में बोली, मम्मी, लगता है भाभी को मेरा काम करने में कोई परेशानी हो रही है। शायद उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। सुषमा जी ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ ना, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। कविता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा मम्मी, वैसे आप ये सब्जी क्यों काट रही हैं? क्या उस महारानी से काम नहीं होता जो आपको काम पर लगा दिया? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, घर में रहते हुए थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। तभी कविता की बेटी नींद से जाग गई और रोने लगी। सुषमा जी तेज आवाज़ में बोली, अरे साधना, गुड़िया को भूख लगी है, इसके लिए दूध गर्म कर दो और इसकी बोतल उबाल कर उसमें दूध डाल देना। तभी बनवारी लाल जी कमरे से बाहर आए। सुषमा जी की बातें सुनकर उनके चेहरे पर नाराजगी छा गई। गंभीर स्वर में बोले, सुषमा, आखिर क्यों सारा दिन तुम बहू के सिर पर सवार रहती हो? खुद अगर हिल नहीं सकती तो कम से कम अपनी बेटी से कहो कि अपना काम खुद करे। साधना बहू भी सारा दिन काम करते करते थक जाती होगी। सुषमा जी ने तीखी स्वर नज़र डालते हुए गुस्से में कहा, आप अपने कमरे में जाइए और टीवी पर कथा सुनिए। मेरे काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बनवारी लाल जी ने गहरी सांस ली, मानो मन ही मन खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने कविता की ओर देखा और संयमित लेकिन कड़े स्वर में बोले, बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें अपने स्वभाव पर जरा गौर करना चाहिए। तुम्हारी आदतें तुम्हारी खुद की जिंदगी खराब कर रही है। कविता की भौहें तन गई। वह गुस्से से बोली, क्यों पिताजी? हमेशा मुझे ही बदलने को क्यों कहते हैं? क्या घर में बाकी सब सही हैं? और आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे व्यवहार पर उंगली उठा रहे हैं? बनवारी लाल जी शांत स्वर में समझाने लगे, देख बेटी, तू अपने पति से लड़कर मायके आई है और वहाँ से अब तक एक फ़ोन तक नहीं आया। क्या ये चिंता की विषय नहीं है? कविता ने तुनकते हुए जवाब दिया, आपको तो हमेशा बस उनकी ही चिंता रहती है, मेरी कोई परवाह नहीं है आपको। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी, कहते हुए कविता पैर पटकते हुए गुस्से में कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। बनवारी लाल जी ने भारी मन से सुषमा जी की ओर देखा और बोले, समझा लो इसे सुषमा, जब देखो बस अपने ही बारे में सोचती है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। हर छोटी छोटी बात पर रूठकर मायके भाग आना सही नहीं है। सुषमा जी ने हाथ झटकते हुए कहा, अजी, आप भी बस हर बात पर लेक्चर देने लगते हैं। बेटी मायके आई थी, थोड़ा सुकून लेने दीजिए ना।
सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ये तरफदारी ही तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। इतना कहकर बनवारी लाल जी अपने कमरे में चले गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। कुछ दिन और यूं ही बीत गए। साधना रोज की तरह बिना रुके घर के कामों में जुटी रहती, जबकि कविता बेफिक्री से आराम फरमा रही थी, बिना किसी चिंता, बिना किसी जिम्मेदारी के। एक दिन साधना अपने कमरे में व्यस्त थी कि तभी उनका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। हेलो माँ। दूसरी ओर से साधना की माँ की हल्की शिकायत भरी आवाज़ आई। क्या बेटी, कितने दिन हो गए, तेरा चेहरा तक देखने को तरस गई हूँ। तेरी ननद गई नहीं अभी तक? साधना ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोली। कहाँ माँ, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कहती है जब तक उनका पति माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक वह कहीं नहीं जाएगी। मुझे तो नहीं लगता है कि ये जल्दी जाने वाली है। साधना की माँ को चिंता होने लगी। तो फिर यूँ तू मायके आ जा, तेरा भी मन बहल जाएगा। साधना हल्के हल्के से हंसी और बोली, कल मैंने सासू माँ से मायके जाने की बात की तो गुस्से से बोली, घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुझे मायके जाने की पड़ी है। अब इन्हें कौन समझाए कि परेशानी सिर्फ हमारे लिए है, कविता के लिए तो नहीं। वो तो बहुत खुश है, ससुराल में आज आज़ाद जो हो चुकी है। अब तो रोज़ देर रात तक टीवी पर फिल्में देखती है और सुबह 11 बजे से पहले उठती ही नहीं। साधना की माँ ने गहरी सांस ली। चल कोई बात नहीं बेटा, बस तू अपना ध्यान रखना, मुझे तेरी चिंता रहती है। साधना ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, आप मेरी चिंता मत करो माँ, बस अपना ख्याल रखो। फ़ोन रखकर साधना ने घड़ी की ओर देखा। ओह, लंच बनाने का टाइम हो रहा है। उसने जल्दी से अपने बालों को संवारते हुए रसोई की ओर बढ़ने का सोचा ही था कि तभी कविता की आवाज़ आई। भाभी, मुझे चाय बनाकर दे दो। उठ गई महारानी। साधना बड़बड़ाई, फिर चुपचाप रसोई की ओर बढ़ी और चाय का पानी चढ़ा दिया। कविता के उठने के बाद सुषमा जी तुरंत उनके कमरे में जा पहुंची। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, तुझे तो पता है कि अगले महीने तेरे छोटे भाई रोहित की शादी है। अब तू इस तरह मायके बैठी रहेगी तो हम तेरे ससुराल वालों को किस मुंह से न्योता देने जाएंगे। कविता तकिए के सहारे आराम से बैठ गई और बेपरवाही से बोली, जाने की क्या ज़रूरत है, कोरियर से कार्ड भेज दो और फ़ोन कर दो। अगर आना होगा तो आ जाएंगे, वरना उनकी मर्जी। सुषमा जी का चेहरा उतर गया। वह असहज होते हुए बोली, बेटा, ऐसे नहीं होता है, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अगर तेरे ससुराल वाले नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे। इससे पहले कि सुषमा जी अपनी बात पूरी कर पाती, कविता चिढ़ कर बोली, बस मम्मी, इस बारे में मुझसे कोई बहस मत करो। 1 महीने में उन लोगों ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें मेरी कोई परवाह भी है। तभी साधना कमरे में चाय लेकर आई। उसने माँ बेटी की बातचीत के बीच तनाव महसूस किया, लेकिन बिना कुछ कहे चाय की ट्रे मेज पर रख दी। सुषमा जी ने एक नज़र साधना पर डाली और फिर बात बदलते हुए कविता से बोली, चाय पी ले, फिर नाश्ता कर लेना। साधना ने एक पल वहाँ रुकी, फिर चुपचाप वहाँ से चलती बनी। साधना जैसे ही कमरे से बाहर निकली, कविता ने चाय की चुस्की लेते हुए तंज भरे लहजे में कहा, मम्मी, एक बात कहूँ, आपकी बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है। देखो तो आजकल सर पर पल्लू तक नहीं रखती। सुषमा जी ने गहरी सांस ली और हल्की झुंझलाहट के साथ बोली, क्या करूं बेटी, तेरे पापा ने ही इसे ज़्यादा छूट दे रखी है, हमेशा इसकी तरफदारी करते रहते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी साधना यह सब सुन रही थी। उनका मन एक अजीब से दर्द से भर गया। कविता की बातें सुनकर साधना का मन तो हुआ कि अभी जाकर कह दे। पूरा दिन रसोई की गर्मी और पसीने में खटते हुए सर पर पल्लू रखना कितना मुश्किल होता है। एक बार खुद की आजमा कर देख लो। लेकिन उन्हें खुद को रोक लिया। अगर मैं कुछ कहूँगी तो उल्टा मुझे ही गलत ठहराया जाएगा।
वह जानती थी कि उनकी बात कोई नहीं समझेगा। यही सोचकर उसने अपने मन को शांत किया और हमेशा की तरह चुपचाप अपने काम में लग गई। रात को जब अमित घर लौटा तो साधना ने उससे बात करने का फैसला किया। जैसे ही अमित ने अपना बैग रखा, साधना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमित ने चौंक कर साधना की तरफ देखा। क्या हुआ साधना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बताओ ना। साधना ने बिना रुके कहना शुरू किया। आपकी बहन दिन भर मुझ पर हुक्म चलाती है। उसने उसके लिए मैं कोई इंसान नहीं बल्कि बस एक नौकरानी हूँ, और इतना करने के बावजूद वह माँ जी के कान भरती रहती है। मुझे हर वक्त गलत साबित करने की कोशिश करती है। अमित ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा, फिर से वही बात? मुझे लगा कोई नई बात हुई है। साधना को अमित की लापरवाही पर और गुस्सा आया। वो थोड़ा तेज स्वर में बोली, देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी इज्जत चाहिए। अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ये तो आप दीदी को समझाइए या मम्मी से बात करिए, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अमित ने कुछ पल सोचा, फिर उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, साधना, तुम चिंता मत करो। रोहित की शादी में जब कविता के ससुराल वाले आएंगे तो जीजाजी से फिर मिलकर उनका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। अमित की बात सुनकर साधना चुप हो गई। दिन गुजरते गए और आखिरकार रोहित की शादी का दिन भी आ गया। घर में रौनक थी, मेहमानों की चहल पहल थी। शादी के दिन कविता की नज़र भीड़ में अपने ससुर, सास ससुर और पति को तलाश रही थी, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। आखिरकार सुषमा जी भी चिंतित हो उठी और बनवारी लाल जी से बोली, आपने तो उनसे बात की थी ना, फिर वे क्यों नहीं आए? बनवारी लाल जी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, हमारे बात करने न करने से क्या फ़र्क पड़ता है सुषमा? जब उनकी बहू कविता उनके कारण उस लोगों का हमेशा रिश्ता था, वही उसके साथ नहीं है तो वे शादी में आकर क्या करते? इसके बाद तो कविता ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब इस रिश्ते को और नहीं निभाया जा सकता। उसने कविता को फ़ोन मिलाया और तलाक के कागजात तैयार करने के लिए कह दिया। उधर रोहित की शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी और रागिनी अब इस परिवार का नया सदस्य बन चुकी थी। वह एक शिक्षित, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी, लेकिन अपनी जड़ों और पारिवारिक मूल्यों से भी गहराई से जुड़ी हुई थी। जब वह देखती कि साधना घर के सारे काम अकेले संभाल रही है तो बिना कुछ कहे वह भी मदद करने के लिए आगे आ जाती। हालांकि जल्द ही उसने एक बात नोटिस की, साधना हर समय घर के कामों में व्यस्त रहती, जबकि कविता सिर्फ बैठकर निर्देश देती रहती। शादी के बाद पूरा एक हफ्ता बीत चुका था, फिर भी कविता ने अपने ससुराल लौटने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी, मगर रागिनी ने सोचा कि नई नई शादी में इस मामले पर बोलना अभी ठीक नहीं होगा। आज सुबह साधना घर के सारे कामों से निपटाकर कपड़े धोने बैठी। शादी की भागदौड़ के कारण कपड़े धोने का समय ही नहीं मिल पाया था, तो अब कपड़े धोने की मशीन लगा ली। कपड़ों का ढेर लगा देखकर रागिनी तुरंत उनके पास आ गई। भाभी, इतने सारे कपड़े एक साथ अकेले कैसे धोएंगी? मैं साथ में धुलवा लेती हूँ। साधना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं रागिनी, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, काम करने को तो सारी उम्र पड़ी है। रागिनी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, इतने सारे कपड़े धोते धोते आप थक जाएंगी और साथ काम करेंगे तो थोड़ी बातें भी हो जाएगी। साधना को पहली बार किसी ने घर में उनके आराम की फिक्र की थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रागिनी ने कपड़े उठाकर मशीन में डालने ही शुरू किए थे कि उनकी नज़र पास में रखे कुछ छोटे छोटे गंदे कपड़ों पर पड़ी। कपड़ों से बदबू आ रही थी। भाभी, ये कपड़े भी आप धोएंगी? रागिनी ने थोड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन ये तो कविता दीदी की गुड़िया के सुसु पोटी वाले कपड़े हैं। साधना हल्के से मुस्कुराया दी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कड़वाहट थी। अब तो आदत हो चुकी है, रागिनी ने उत्सुकता से पूछा। आदत मतलब? साधना कुछ देर चुप रही, लेकिन रागिनी
के दोबारा पूछने पर उसने अपने दिल का सारा गुबार हल्का कर लिया और सारी बात साफ साफ बता दी। यह सुनकर रागिनी बहुत हैरान रह गई। रागिनी चौंक गई। मतलब दीदी अब अपने ससुराल नहीं जाएंगी? ये क्या? साधना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, और जाने का उनका कोई इरादा भी नहीं दिखता। अब तो बात तलाक तक पहुंच गई है। रागिनी को यह सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ। उसने साधना के चेहरे को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में दर्द और चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। भाभी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप चुपचाप सब कुछ क्यों सह रही हैं? साधना ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। क्या करूं रागिनी, यहाँ किसी को बोलने की कहाँ दिखा जाता है। कुछ कहने की कोशिश करो तो चुप करा दिया जाता है। जब भी मैंने अपने हालात के बारे में बताने की कोशिश की तो माँ जी ने कह दिया मेरी बेटी मायके आई है, उसे परेशान मत करो। और अमित हमेशा यही कहते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रागिनी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तो क्या आप हमेशा चुप ही रहेंगी भाभी? ज़रूरत से ज़्यादा सहने से लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। और भाभी आप परेशान मत होना, अब मैं आपके साथ हूँ। दोनों देवरानी जेठानी बातें करते हुए काम कर रही थी कि तभी सुषमा जी की तेज आवाज़ आई। रागिनी बहू, अरे कहाँ चली गई? रागिनी ने जल्दी से हाथ धोते हुए जवाब दिया। जी माँ जी, मैं यहीं हूँ, भाभी की मदद कर रही हूँ। तभी सुषमा जी के साथ साथ कविता भी वहां पहुंच गई। अरे रागिनी बहू, तुम्हारी तो आज पहली रसोई है, चलो कुछ मीठा बना लो, सुषमा जी ने आदेश भरे स्वर में कहा। रागिनी हाथ झाड़ते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी पहले मैं यहाँ का काम निपटा लूँ, फिर रसोई में आ जाऊँगी। कविता ने बीच में टोक दिया। अरे कपड़े धोने का काम तो साधना भाभी कर रही है, उन्हें आदत है, तुम जल्दी से रसोई में चलो। कहते हुए कविता ने बड़े हक से रागिनी का हाथ पकड़कर खींचा और उसे रसोई की ओर ले जाने लगी। रसोई में पहुंचते ही सुषमा जी ने एक और फरमाइश सुना दिया। अच्छा बहू, हलवा बनाने के साथ साथ आज का खाना भी तुम ही बना लो, कविता का कुछ स्पेशल खाने का दिल है। रागिनी ने बिना किसी शिकायत के सिर झुका दिया। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। थोड़ी देर बाद जब खाना बनकर डाइनिंग टेबल पर लगा तो पूरे घर में एक खुशबू फैल गई। वाह, क्या खुशबू है! पहला निवाला लेते ही कविता बोली, रागिनी तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे आगे तो होटल के बड़े बड़े शेफ भी फेल हैं। सुषमा जी और बाकी घरवालों ने भी खाना खाना शुरू किया और सबने रागिनी के स्वाद की तारीफ की, जमकर तारीफ की। लेकिन तभी कविता के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे पूरा माहौल बदल गया। उफ, इतने दिनों से साधना भाभी के बेस्वाद खाने से परेशान हो गई थी। आज कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। साधना जो चुपचाप परोसने में लगी थी, एक पल को ठिठक गई। रागिनी ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया, गहरी सांस ली और फिर बेहद शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, वैसे दीदी मैंने भी साधना भाभी के हाथों का खाना खाया है और मुझे तो वही स्वाद बहुत स्वादिष्ट लगा। कविता और सुषमा जी के एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहती रागिनी ने दूसरा तीर चला दिया। और दीदी अगर आपको उनके हाथों का खाना पसंद नहीं था तो आप खुद बना लेती। कविता और सुषमा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन रागिनी अपनी बात कहकर वहाँ से जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे बनवारी लाल जी यह सारी बातें सुन रहे थे। रागिनी की बातों से वे मन ही मन संतुष्ट थे। कोई तो आया इस घर में जो इन माँ बेटी का मुंह बंद करवा सके। अगले दिन सुबह साधना की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सिर भारी था, बदन टूट रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर रोज की तरह अपने काम निपटा रही थी कि रागिनी ने उसे रोक दिया। भाभी आप आराम कीजिए, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी, साधना ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन रागिनी इतने सारे काम हैं। रागिनी ने प्यार से साधना का हाथ थामा और कहा, भाभी आप दिन भर के कामों में खुद को खपा देती हैं और अपना ख्याल नहीं रखती।
ऐसे में तबीयत तो खराब होनी ही थी। अब आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब देख लूँगी। साधना कुछ नहीं बोल पाई। पहली बार उसे लगा कि कोई उनकी परवाह कर रहा है। साधना आराम करने चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे। कविता आखिरकार नींद से जागी और उनिंदी आंखों के साथ बाहर आई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, शायद साधना को खोज रही थी। जब वह कहीं नज़र नहीं आई तो उसकी नज़र सामने बैठी रागिनी पर पड़ी। अरे रागिनी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। इलायची डालकर कड़क सी चाय बनाना। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। और हाँ, गुड़िया के कपड़े भी धोने के लिए रखे हैं। चाय बनाने के बाद वो भी धो देना। उनके आदेश भरे स्वर में कहा। रागिनी जो कपड़े तह कर रखी थी, बिना कोई समय गवाए स्पष्ट लहजे में बोली, देखिए दीदी, पहली बात तो ये कि गुड़िया के गंदे कपड़े धोना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो आपकी बेटी है तो उनका ख्याल रखना भी आपका ही काम है। और दूसरी बात, अगर आपका सिर इतना ही भारी हो रहा है तो अगली बार रात के 3 बजे तक टीवी देखने के बजाय अच्छी नींद ले लीजिएगा। फिलहाल अपनी चाय खुद बनाइए, क्योंकि मैं तो आपको चाय बनाकर देने से रही। कविता उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, क्या तुमने मेरा काम करने से मना कर दिया? अरे इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? चाय तो आप खुद बना ही सकती हैं। आपको दिखता नहीं मेरे पास पहले से ही बहुत काम है? यह कहकर रागिनी चली गई। रागिनी के इस जवाब ने कविता के पैरों तले जमीन खिसका दी। साधना भाभी ने तो कभी आज तक मुझे जवाब नहीं दिया था, और यह कल की आई लड़की मेरे सामने जवाब लड़ाती है, जुबान लड़ाती है। कविता का गुस्से से चेहरा तमतमा उठा। अपनी बात खत्म करके रागिनी ने पास रखा गिलास भरा और अपनी जेठानी साधना के लिए दवाई लेकर उसके कमरे में गई। तो साधना बोली, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? तो रागिनी बोली, अरे नहीं भाभी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कविता दीदी मुझे चाय बनाने को कह रही थी तो मैंने भी साफ साफ कह दिया कि चाय पीनी है तो आप खुद बना लो। रागिनी की यह बात सुनकर साधना हैरान रह गई। क्या तुमने मना कर दिया? तो रागिनी क्या बोली, और नहीं तो क्या, इन लोगों की गुलामी नहीं ली मैंने। जो गलत लगेगा उस पर तो बोलना ही पड़ेगा। साधना चिंता में पड़ गई। रागिनी ने साधना के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। उसके हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, अरे भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, अब देखना मैं इसे कैसे सीधा करती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर दीदी को उसके ससुराल वापस नहीं भेज दिया तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। उधर रागिनी के जवाब ने कविता को अंदर तक झकझोर दिया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस घर में कोई उसे इस तरह पलटकर जवाब दे सकता है। अगर अब तक तो जो वह कहती थी सब चुपचाप मान लेते थे। साधना कभी विरोध नहीं करती थी और घर के बाकी लोग भी उसके कहे को आदेश मानते थे। लेकिन आज पहली बार किसी ने उसकी बात को केवल नज़रअंदाज ही नहीं किया, बल्कि उसे सामने से पलटकर जवाब भी दे दिया। वह गुस्से में पैर पटकती हुई सुषमा जी के पास गई और झुंझलाकर बोली, माँ, आपकी ये नई बहू तो हद ही पार कर रही है। मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे इस घर की मेहमान हूँ और वो मालकिन। लेकिन हुआ क्या माँ? माँ, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरा सिर भारी हो रहा है, इसलिए चाय बना दे। लेकिन वो जवाब देते हुए बोली, जिसको जो चाहिए खुद आकर बना ले। मैं पूछती हूँ कि कहाँ की महारानी है वह? तो सुषमा जी बोली, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत? तो फिक्र मत कर, 1 हफ्ता हुआ नहीं कि मेरी बेटी को उल्टे जवाब देने लगी। उसे तो मैं देख लूँगी। सुषमा जी ने तुरंत आवाज़ लगाई, रागिनी बहू, जरा यहाँ आओ। रागिनी बेफिक्र से आई और बोली, जी माँ जी, कुछ काम था? सुषमा जी ने कड़ी आवाज़ में कहा, तू कविता से इस तरह बात कर रही थी, ये कोई तरीका है बात करने का? रागिनी बिना डरे बोली, माँ जी, मैंने तो बस वही कहा जो सच था। दीदी को अगर चाय चाहिए थी तो वो खुद बना सकती थी, और बात सिर्फ चाय की नहीं थी।
वो तो मुझे गुड़िया के कपड़े धोने का भी कह रही थी। मैं क्यों उनकी बेटी के गंदे कपड़े धोऊंगी? ये काम दीदी खुद क्यों नहीं कर सकती है? कविता तिलमिला उठी। तो क्या अब तू हमें सिखाएगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? रागिनी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा। सिखाना तो पड़ेगा दीदी आपको। दूसरों से काम करवाने की आदत जो हो गई है आपको। साधना जो यह सब सुन रही थी कमरे से बाहर आ गई। सुषमा जी ने उसे देखते ही कहा, लो साधना, बहू भी आ गई। तुम ही इसे समझाओ बहू, क्या ये सही कर रही है? साधना ने अपनी सास की ओर देखा और फिर कविता की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। इसमें गलत क्या है? ये गलत कुछ भी नहीं कह रही है। साधना के मुंह से यह बात सुनकर कविता और सुषमा जी सन्न रह गई। उसे भी आश्चर्य हो रहा था। साधना ने आगे कहा, कविता, यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह हम सबका भी है। हम इस घर की बहुएं हैं, कोई नौकरानी नहीं। इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर यहाँ रहना है तो घर के कामों की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। नियम सबके लिए समान होंगे, चाहे वो बहू हो या बेटी। इससे पहले कि सुषमा जी कुछ कह पाती, रागिनी ने उनकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, और माँ जी, अगर कविता दीदी को लगता है कि वह तलाक लेकर मायके में रह सकती है तो यह उनका फैसला, उन्हें पूरी आज़ादी है। लेकिन याद रखिए, अगर यह रास्ता चुनती है तो फिर भविष्य में आप मुझसे और साधना भाभी से कोई उम्मीद न रखें। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी कमरे से बाहर निकल गई। उसके इस नए रूप को देखकर सुषमा जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर की बहुएं इस तरह से खुलकर अपनी बात रख सकती है। कविता यह सब देखकर बौखला गई। उसने झट से अपनी माँ की ओर देखा और गुस्से से बोली, देखा मम्मी, ये दोनों आपके सामने किस तरह जबान लड़ा रही थी। पहले कभी किसी ने आपकी बात काटने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब ये दोनों आपके सामने जबान चलाने लगी है। सुषमा जी ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी को घूरते हुए कहा, हाँ बेटी, देख रही हूँ और इसके कारण भी समझ चुकी हूँ। आज तक इस घर में मेरे सामने किसी ने भी सिर उठाकर बोलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार मेरी बहुएं मुझे सुना कर चली गई और इसकी वजह सिर्फ तू है कविता। ये सब सुनकर कविता की आंखों में धधक रही क्रोध की ज्वाला अचानक आंसुओं में तब्दील हो गई। बनवारी लाल जी, जो चुपचाप यह सब देख रहे थे, बोले, बेटी, तेरी भाभियों का कोई कसूर नहीं है। तुझे खुद ही सोचना चाहिए। अगर कल को तेरी ननद तेरे घर में आकर बैठ जाए और तुझ पर हुक्म चलाए, अपनी माँ को तेरे खिलाफ भड़काए, तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगी? तुझ पर क्या बीतेगी? तेरा ससुराल ही तेरा घर है, यह बात अपने दिमाग में बिठा ले। तो सुषमा जी बोली, देखो बेटी, छोटी छोटी बातों पर यूँ झगड़ कर मायके आ जाना और रिश्ता ख़त्म करने का फैसला ले लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरी एक बेटी है, अब उसके भविष्य के बारे में सोच और अपने ससुराल राजी खुशी से जा। मैं तेरे साथ चलूँगी तुझे छोड़ने के लिए। हाँ माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। अब मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। कहते हुए कविता अपने कपड़े पैक करने लगी। कविता को अपना सामान समेटते देख साधना और रागिनी ने एक गहरी सांस ली। करीब 2 घंटे के बाद सुषमा जी अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर वापस आई तो बनवारी लाल जी बोले, सुषमा, आज तुमने कविता को समझा बुझाकर उसे उसके ससुराल वापस भेजकर बहुत समझदारी का काम किया है। लेकिन यदि यह काम उसी दिन किया होता जिस दिन वह झगड़ा करके यहाँ आई थी तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं सुषमा। लेकिन कोई बात नहीं, आज सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।